हेलो बच्चों, क्लास 11th चैप्टर का नाम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। क्लास 11th के जो भी चैप्टर आपके हैं, चाहे यूनिट डायमेंशन हो, चाहे मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो, चाहे मोशन इन प्लेन हो, या लॉ ऑफ मोशन हो, या वर्क एनर्जी पावर हो, या रोटेशनल मोशन हो, या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, या ग्रेविटेशन हो, इसमें से अगर देखा जाए तो सबसे टफ चैप्टर, सबसे डिफरेंट चैप्टर है आपका रोटेशनल मोशन, क्योंकि इसमें कुछ टॉपिक जो आ रही है वो आपके आम जीवन से थोड़ा डिफरेंट भी है और बहुत सारा सिमिलरिटी भी रखता है। जैसे सर्कुलर मोशन से रिलेटेड बात हम लोग यहाँ पर करते हैं, बट इन सारा बात से पहले हमारा चालू होता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। इसका एक मेन वर्ड है सेंटर ऑफ मास। तो पहले दोनों वर्ड आपको समझना होगा, सिस्टम क्या है और फिर सेंटर ऑफ मास क्या है। जैसे अगर आप हमको पूरा सिस्टम मानते हैं, अगर मैं पूरा सिस्टम हूं, तो मेरे हाथ का एक एक बाल वो काम करता है पार्टिकल्स का। अब मेरा पूरा शरीर अगर एक सिस्टम है, मेरा पूरा सर एक सिस्टम है, तो मेरा एक एक बाल काम करेगा पार्टिकल्स का। तो दिस इज कॉल्ड सिस्टम, और हर एक बाल इज कॉल्ड पार्टिकल्स। जैसे मैं कोई पत्थर उठा लो, कोई मिट्टी का ढेला उठा लो, तो पूरा हो गया सिस्टम। उसमें जितने छोटे छोटे कण हैं, पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं, वो सब काम करते हैं पार्टिकल्स के। तो सिस्टम पूरा एक बॉडी हो गया, उसमें जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, उसको हम लोग नाम दे सकते हैं पार्टिकल्स का। तो अक्सर ही बात हम लोग उठाएंगे लेटेस्ट सिस्टम हैविंग एन पार्टिकल्स। जो भी डेरिवेशन आपके पीछे मैं करने वाला हूं, उसमें मेरा कॉमन वर्ड चलेगा लेटेस्ट सिस्टम हैविंग एन पार्टिकल्स। मान लेते हैं कोई एक सिस्टम है जिसमें एन पार्टिकल्स है, क्योंकि पार्टिकल्स की संख्या 1, 2, 10, 20, 50 होगी नहीं, इसमें n होगा, इनफाइनाइट होगा। तो लेटेस्ट सिस्टम हैविंग n पार्टिकल्स हुज मास आर m1, m2, m3 डॉट 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 mn रिस्पेक्टिवली। इस टाइप से हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेंटर ऑफ मास क्या होता है। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? किसी भी सिस्टम में एक ऐसा पॉइंट जहां होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। अब जैसे मान लीजिए यही पूरा एक सिस्टम है, ये पूरा एक सिस्टम है, तो इसमें n पार्टिकल्स है, अलग अलग पार्टिकल्स, इसका अलग अलग धागा काम करता है अलग अलग पार्टिकल्स का। तो अगर अलग अलग धागा, अलग अलग पार्टिकल्स है, तो सबका मास भी अलग होगा। किसी का मास m1, किसी का मास m2, किसी का मास m3, इस टाइप से mn तक होगा। तो पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा, माने कि सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट है, एक लोकेशन है, एक बिंदु है, जहां पर होल मास ऑफ द सिस्टम इज लोकेटेड या सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। इस स्टेटमेंट को हम यहां देखते हैं ऊपर में। आइए, हमारे चैप्टर का नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। सेंटर ऑफ मास क्या है? The center of mass is the location. The center of mass is the location where all of the mass of the system could be considered to be located. जहां पर हम लोग ये कंसीडर करते हैं कि वहां पर सारा मास एक ही बिंदु पर लोकेटेड है, आर कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। तो ये तो हम लोग समझे सेंटर ऑफ मास क्या है। सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट, इट इज द लोकेशन वेयर होल मास ऑफ द सिस्टम इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। यहाँ पर सारी मास एक बिंदु पर कंसंट्रेट होती है। अब हमको काम करना होगा सेंटर ऑफ मास फॉर टू पार्टिकल सिस्टम, सेंटर ऑफ मास फॉर टू पार्टिकल सिस्टम। फिर धीरे बात करेंगे सेंटर ऑफ मास फॉर थ्री पार्टिकल सिस्टम, और सीधे हम लोग रेफर हो जाएंगे सेंटर ऑफ मास फॉर एन पार्टिकल सिस्टम। तो पहले दो पे काम करते हैं। दो पे अगर आप काम कर लिए, बात समझ में आ गई, तो थ्री वाली, एन वाली आपके लिए फ्री हो जाएगी, बिना मेहनत किए हो जाएगी। तो सेंटर ऑफ मास फॉर टू पार्टिकल सिस्टम, कंसीडर ए सिस्टम हैविंग टू पार्टिकल्स। मान लेते हैं कोई सिस्टम है जिसमें दो पार्टिकल्स है, ए एंड बी, ए और बी, हैविंग masses m1 and m2 and their position vector are r1 and r2 respectively। तो जैसे मान लीजिए पिक्चर को अगर हम लोग देखते हैं, तो x एक्सिस, y एक्सिस, ये हमारा हो गया xy प्लेन। इस xy प्लेन में दो पार्टिकल्स हम लोग लेते हैं, एक पार्टिकल्स a, एक पार्टिकल्स b। एक का मास m1, एक का मास m2, और इसका पोजीशन वेक्टर r1, इसका पोजीशन वेक्टर r2। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम ओरिजिन, द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम ओरिजिन इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। तो पहला पार्टिकल जो a है, जिसका मास m1 है, उसका पोजीशन वेक्टर r1, और जो दूसरा पार्टिकल्स b है, जिसका मास m2 है, उसका पोजीशन वेक्टर r2। और इन दोनों के बीच में कोई ऐसा पॉइंट हम लोग लेते हैं जहां पर सेंटर ऑफ मास हो सकता है, मे बी सेंटर ऑफ मास। तो C इज द पॉइंट जहां पर सेंटर ऑफ मास हम लोग कंसीडर करते हैं, और इसका पोजीशन वेक्टर हम लोग मान रहे हैं RCM। CM इन सेंटर ऑफ मास, CM मतलब सेंटर ऑफ मास। चलिए, तो हमारा पिक्चर हो गया, पार्टिकल्स A, B, मास m1, मास m2, पोजीशन वेक्टर r1, पोजीशन वेक्टर r2। C एक पॉइंट है जहां पर सेंटर ऑफ मास हो सकती है, उसका पोजीशन वेक्टर है RCM। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं, तो कंसीडर ए सिस्टम हैविंग n पार्टिकल्स a and b, देयर masses are m1 and m2 and r1 and r2 be their position vector।
वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी इज गिवन बाय, ए और बी का वेलोसिटी क्या होगा, तो आप अक्सर सुने हैं v इज इक्वल टू dx बाई dt, आप इसको मोशन इन स्ट्रेट लाइन से ही देखते आ रहे हैं, v इज इक्वल टू dx बाई dt, पर चूंकि पोजीशन वेक्टर मेरा r है तो हम करेंगे v इज इक्वल टू dr बाई dt, जहां r है मेरा पोजीशन वेक्टर। तो पहला पार्टिकल्स का वेलोसिटी v1 इज इक्वल टू dr1 बाई dt, और दूसरा पार्टिकल्स का वेलोसिटी v2 इज इक्वल टू dr2 बाई dt, वेलोसिटी ऑफ 1, वेलोसिटी ऑफ 2। बट यहां के बाद बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम चार फोर्स का बात करेंगे, एक F1, एक F2, एक F12, एक F21। F1 जो फोर्स है वो A पर लगा एक्सटर्नल बाहर से, F2 जो फोर्स है वो B पर लगा एक्सटर्नल, और एक फोर्स हम लिखते हैं F12 जो 1 पे लग रहा है 2 के कारण, और एक 21 जो 2 पे लग रहा है 1 के कारण। तो दो फोर्स एक्सटर्नल है, दो फोर्स इंटरनल है, F1 एक्सटर्नल, F2 एक्सटर्नल, F12 1 पर 2 के कारण इंटरनल, और F21 2 पर 1 के कारण इंटरनल। तो F1 and F2 be the external force acting on A and B, F1 और F2, और F12 जो है internal force exerted on 1 या A by particles B, और F21 जो है 2 पर लग रहा है A के कारण, या B पे लग रहा है A के कारण, internal force exerted on B by the particles A। अब अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन आप सुने हैं, देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन टू द एवरी एक्शन। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक F12 और F21 दोनों आपस में इक्वल होगा और अपोजिट होगा। तो F12 इज इक्वल टू माइनस F21, अब इसी को इधर हम लिख सकते हैं, माइनस को इधर लाते हैं तो प्लस हो जाएगा, F12 प्लस F21 इज इक्वल टू 0, F12 प्लस F21 इज इक्वल टू 0। फिर अब देखते हैं पूरे सिस्टम पे टोटल फोर्स क्या लग रही है। सिस्टम में दो ही पार्टिकल्स है A और B, तो द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज गिवन बाय, तो सिस्टम पे टोटल फोर्स अगर हमको निकालना है तो F इज इक्वल टू टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन A प्लस टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन B, क्योंकि सिस्टम में दो ही पार्टिकल्स है। तो A पर टोटल फोर्स क्या लग रहा है, F1 एक्सटर्नल और F12 इंटरनल ड्यू टू 2 के कारण। B पर क्या फोर्स लग रही है टोटल, तो F2 हो गया एक्सटर्नल और 21 मतलब A के कारण 2 पर, तो ये दोनों हो गया A पे लगता फोर्स, ये दोनों हो गया B पे लगता फोर्स, एक्सटर्नल इंटरनल एक्सटर्नल इंटरनल। अब F1 F2 को एक साथ रखते हैं और F12 और 21 को एक साथ रखते हैं। अब आपको मालूम है कि F12 प्लस F21 आपस में होती है 0, तो इस पूरे बात को हम लोग कर देते हैं 0। तो जब ये पूरा बात 0 हो गया तो F इज इक्वल टू क्या मिला, F1 प्लस F2, क्योंकि तो पूरा 0 हो गया है, F इज इक्वल टू F1 प्लस F2। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, यानी कि d by dt m1v1 इज इक्वल टू F1 प्लस F12, क्योंकि टोटल लीनियर मोमेंटम का चेंज हम लोग निकाले फर्स्ट पार्टिकल्स के लिए, तो सर फर्स्ट पे लगता है टोटल फोर्स, उसी प्रकार d by dt m2v2 इज इक्वल टू F2 प्लस F21, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। According to second law of motion, the rate of change of linear momentum is directly proportional to force applied on it। अब ये दोनों इक्वेशन को जोड़ते हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, एडिंग 1 and 2, तो d by dt m1v1 और d by dt m2v2 दोनों को जोड़ा, d by dt m1v1 प्लस d by dt m2v2 इज इक्वल टू F1 प्लस F12 प्लस F2 प्लस F21। जब सबको जोड़ा तो यहां भी गौर करें, F12 F21 आपस में हो जाएगी 0, तो क्या बचेगा F1 प्लस F2, और F1 प्लस F2 की जगह पे हम पहले लिख चुके हैं F, यानी कि, और यहां से d by dt को कॉमन ले लेते हैं, तो d by dt m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू F, क्योंकि F1 प्लस F2 मिलकर बन गया है F। अब क्या करते हैं, तो F इज इक्वल टू d by dt तो है m1v1 प्लस m2v2 है, F इज इक्वल टू d by dt m1v1 m2v2 है, तो m1 को रखते हैं। अब v1 के लिए शुरू में ही किए थे dr1 by dt प्लस m2, अब v2 के लिए किए थे dr2 by dt, तो यहां से भी अगर dt को कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या मिलेगा, F इज इक्वल टू d by dt तो पहले से है और d by dt एक और बाहर से अंदर से निकाला है, तो d स्क्वायर बाय dt स्क्वायर इज इक्वल टू अंदर में बचा m1r1 प्लस m2r2, तो अब तक आ गया F इज इक्वल टू d स्क्वायर बाय dt m1r1 प्लस m2r2। अब यहाँ पे एक ऑपरेशन करना होगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड m1 प्लस m2 राइट हैंड साइड m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं, तो आते हैं F इज इक्वल टू, देखिए m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, उसी में F इज इक्वल टू m1 प्लस m2 और d स्क्वायर बाय dt तो था ही, m1r1 प्लस m2r2 था, और m1 प्लस m2 से मैंने डिवाइड भी कर दिया। अब यहां तक लाने के बाद एक चीज आपको देखनी होगी, रिजल्ट की तरफ थोड़ा सा ऊपर आइए। F इज इक्वल टू a में जानते हैं, हाँ, F इज इक्वल टू m, a के जगह पे dv बाई dt, हाँ,
F इज इक्वल टू एम डी बाई डी टी तो है, लेकिन v के जगह पे डी आर बाई डी टी भी लिख सकते हैं। हाँ, तो क्या हो गया, F इज इक्वल टू एम डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू आर मिला। तो अगर हमारे सिस्टम में एक ही पार्टिकल्स है जिसका मास m है, तो r हो गया उसका पोजीशन वेक्टर। समझिए, अगर सिस्टम में एक ही पार्टिकल्स है m जिसका मास है m, तो उसका वो पोजीशन वेक्टर हो गया r। तो अगर हमारे सिस्टम में दो पार्टिकल्स हो और सेम इक्वेट कीजिए दोनों को, ये दोनों को अगर हम इक्वेट करते हैं तो f के जगह पे f, मास के जगह पे m1 प्लस m2 इसका मास है, d स्क्वायर बाई dt स्क्वायर के जगह पे d स्क्वायर बाई dt स्क्वायर। बट अगर इसका r पोजीशन वेक्टर है तो ये हो गया दो सिस्टम वाले का, मतलब दो पार्टिकल्स वाले सिस्टम का पोजीशन वेक्टर, यानी कि RCM माने पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 r1 प्लस m2 r2 बाय m1 प्लस m2 जो यहां से मैंने लाया है। तो RCM क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो रिजल्ट तो हमारा आ गया पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। बट एक केस, अगर दोनों का मास बराबर हो, तो अगर मान लीजिए m1 m2 दोनों बराबर हो जाए, मान लेते हैं m, तो m कॉमन लेंगे और m प्लस m हो जाएगी हमारी 2m, तो m ऊपर से नीचे कटेगा, मिलेगा RCM r1 प्लस r2 बाई 2। तो ये था हमारा सेंटर ऑफ मास फॉर टू पार्टिकल सिस्टम। अगर सिमिलरली हमारे पास तीन पार्टिकल सिस्टम हो तो रिजल्ट हमारा हो जाएगा F इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। तो सिमिलरली अगर n पार्टिकल्स के लिए हम लोग काम करें, सेंटर ऑफ मास फॉर n पार्टिकल सिस्टम, n के लिए अगर काम कर ले, तो कंसीडर अ सिस्टम हैविंग n पार्टिकल्स, their masses are m1 m2 m3 dot 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 mn and their position vector are r1 r2 r3 dot 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 rn. Then the equation of center of mass will be, the position of center of mass will be RCM is equal to m1 r1 plus m2 r2 plus dot 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 mn rn by m1 plus m2 plus m3 dot 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 mn। ये हो गया सेंटर ऑफ मास फॉर n पार्टिकल सिस्टम। थोड़ा सा नीचे आते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन एंड सेंटर ऑफ मास। ध्यान दीजिए, इक्वेशन ऑफ मोशन एंड सेंटर ऑफ मास। Consider a system having n particles of masses m1 m2 m3 dot dot mn and their position vector are r1 r2 r3 rn तक। तो इक्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो हम लोग यूज करते हैं, RCM is equal to m1 r1 plus m2 r2 plus dot 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 mn rn by m1 plus m2 plus m3 dot dot mn। अब यहाँ से कुछ ऑपरेशन चालू करते हैं। m1 से लेके mn तक जो नीचे इनटू में है, इसको यहां डालते हैं, तो m1 प्लस m2 प्लस mn तक RCM, इधर बचा m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस mn rn तक। इस सारा मास को अगर हम जोड़ेंगे तो मिल जाएगा होल मास, माने होल मास ऑफ द सिस्टम। क्योंकि सिस्टम में n पार्टिकल्स और सबका मास अलग अलग, जब सबका मास जोड़ेंगे तो आ जाएगा सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का होल सिस्टम का मास। तो कैपिटल M RCM इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 डॉट mn rn तक। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू dt के रिस्पेक्ट में हमको दोनों को साइड डिफरेंशिएट करते हैं। तो m को बाहर निकाले d RCM by dt, इधर से m1 को निकाले d r1 by dt, उसी टाइप से हम लोग अंतिम तक किए। तो dr by dt क्या बनता है v, dr by dt क्या बनता है v, dr by dt बनता है हमारा v। तो कैपिटल मास कैपिटल वेलोसिटी यानी कि मास ऑफ सिस्टम, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इधर बना m1 r1 m1 v1 प्लस m2 v2 डॉट 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 mn तक, mn vn, क्योंकि dr by dt फिर से बनेगा v1, dr2 by dt फिर से बनेगा v2। तो mv इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 डॉट डॉट mn तक, vn तक आ गई। बट एक बार और अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू dt, क्योंकि हमको जाना है इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब फोर्स के पास। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू dt, तो m बाहर निकाले dv by dt, m1 को बाहर निकाले dv1 by dt, m2 को बाहर निकाले dv2 by dt। अब गौर कीजिए ये क्या बना, ये बना a, बट पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास का, वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का, तो एक्सीलरेशन भी सेंटर ऑफ मास का। तो कैपिटल M A सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 a1 प्लस m2 a2 डॉट डॉट mn an। मतलब दिस इज f एक्सटर्नल इज इक्वल टू f1 प्लस f2 प्लस f3 डॉट 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 fn। यही है इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी कि पूरे सिस्टम पे लगता फोर्स अगर निकालना है तो हर एक पार्टिकल्स पे जो फोर्स लग रहा है वो निकाल ले और सबका सम कर रहे तो पूरे सिस्टम का फोर्स आ जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि F एक्सटर्नल इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस डॉट 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 Fn। तो ये था हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन इन सेंटर ऑफ मास। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन सेंटर ऑफ मास। अब जो टॉपिक हमारे पास ये है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड सेंटर ऑफ मास। Conservation of momentum and center of mass. Consider a system of n particles. Their masses are m1, m2, mn तक, and their velocity are v1, v2, v3, vn तक। इस बार पोजीशन वेक्टर नहीं, वेलोसिटी माना है। तब मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या होगी, p is equal to m1 v1 plus p2 v2 m2 v2 plus dot 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 mn vn। ये हो गया मोमेंटम ऑफ सिस्टम। तो m
mv मोमेंटम की जगह पे mv इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 प्लस mnvn तक है। p इज इक्वल टू mvcm है क्योंकि p इज इक्वल टू mv हम रटे हुए हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू dt। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dp बाई dt, m को बाहर निकाल के dv बाई dt, ये हमारा क्या बना, ये हमारा बना एक्सीलरेशन। तो dp बाई dt की जगह पे ma, और ma बन रहा है एक्सटर्नल फोर्स, ma बन रहा है हमारा एक्सटर्नल फोर्स। तो MACM ये हो गया फोर्स एक्सटर्नल। लेकिन अगर हम बोले, अरे ये हम लोग लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, बट अब अगर F एक्सटर्नल जीरो हो जाए, अगर F एक्सटर्नल को जीरो मान ले तो dp बाई dt भी हो जाएगी जीरो। अगर ये जीरो होगी तो पूरा टर्म जीरो होगा, यानी dp इज इक्वल टू जीरो, मोमेंटम इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब हुआ क्या, अगर नेट फोर्स जीरो लगे तो लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। यही तो है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कि अगर किसी सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो लगे तो उसका लीनियर मोमेंटम में कोई चेंजिंग नहीं होगा। इट इज द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। Hence, the momentum of center of mass of system remains conserved या constant if external force acting on system is zero. बट इसमें एक चीज और हम लोग देख सकते हैं, डी बाई डी टी एम भी इक्वल टू अगर जीरो है तो सोचिए, अगर डी बाई डी टी एम भी अगर जीरो है तो मास तो किसी सिस्टम का जीरो होगा नहीं, तो मास तो किसी का जीरो होगा नहीं। लेकिन अगर फिर भी ये जीरो हो रहा है, यानी कि डी बाई डी टी भी एम ही जीरो हो रहा होगा, मतलब डी अगर जीरो करते हैं तो डी भी सी एम इज इक्वल टू जीरो, मतलब वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी। सेंटर ऑफ मास मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, vcm कांस्टेंट है, वेलोसिटी में कोई कांस्टेंट नहीं हो रही है अगर f एक्सटर्नल जीरो लग रहा है तो। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं सेंटर ऑफ मास का। जैसे सन के चारों ओर हमारा प्लैनेट घूमता है, तो सारे प्लैनेट में अपने प्लैनेट पे बात करेंगे। अगर सन के चारों ओर प्लैनेट घूमता है इलिप्टिकल पाथ में, तो हमको लगता है कि सन के चारों ओर अर्थ घूमता है, लेकिन यहां देखें सन के चारों ओर अर्थ भी है और मून भी है। तो अर्थ और मून एक सिस्टम बनाया है, इसका सेंटर ऑफ मास हमारे बीच में है, ये पूरा सिस्टम ही घूमता है। लेकिन ध्यान दीजिए, मून और अर्थ दोनों जब भी होगा तो सेंटर ऑफ मास के अपोजिट होगा, मतलब पूरा सेंटर ऑफ मास घूमता है इलिप्टिकल पाथ में, मून और अर्थ तो दोनों अलग अलग है। इट इज द फर्स्ट एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल हमारे पास है, अगर एक रॉकेट को हम प्रोजेक्ट करें, रॉकेट गई यहां पर ब्लास्ट कर गई, तो इसके जितने फ्रेगमेंट निकले सब अलग अलग पाथ को बना लेगा, पैराबोलिक पाथ को, लेकिन जो उसका मेन सेंटर ऑफ मास होगा वो अपना ओरिजिनल पैराबोलिक पाथ को ही पकड़ के रहेगा। जो सेंटर ऑफ मास होगा मेन पैराबोलिक पाथ पे होगा। तो इस टाइप से कुछ एग्जांपल आपको मिलेंगे आम जीवन में सेंटर ऑफ मास के। कुछ एग्जांपल और आपको बुक से मिल सकती है, आगे आते हैं। अब एक चीज देखते हैं, कुछ फैक्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास में जो हम लोग कुछ बात की उसका कुछ पॉइंट। पहला, अगर एफ एक्सटर्नल जीरो हो तो सेंटर ऑफ मास मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। नंबर 1, अगर एफ एक्सटर्नल जीरो हो तो मोमेंटम भी जो होगा वो कांस्टेंट होगा। तीसरा, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास नॉट डिपेंड अपॉन द चॉइस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन पे डिपेंड नहीं कर रहा, सेंटर ऑफ मास कहीं भी हो सकती है। अगला, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास नॉट चेंज इन रोटेशनल मोशन, लेकिन इट चेंज इन ट्रांसलेशनल मोशन। सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन होता है रोटेशनल मोशन में चेंज हो नहीं करेगा, लेकिन कर सकता है लीनियर मोशन में या ट्रांसलेशनल मोशन में। नेक्स्ट, रिजिड बॉडी क्या है? एक ऐसा बॉडी जिसपे एक्सटर्नल फोर्स लगाने से दो पार्टिकल्स के बीच का दूरी चेंज नहीं होता है। द बॉडी इन विच द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स रिमेन्स अनचेंज्ड, रिमेन्स सेम, रिमेन्स कांस्टेंट अंडर द एक्सटर्नल फोर्स। जैसे पत्थर, ईटा, अगर हम बाहर से भी बल लगा दें तो दो पार्टिकल्स के बीच का दूरी चेंज नहीं करेगा। दिस इज रिजिड बॉडी। जबकि अगर मान लिया अपना हाथ पे अगर हम फोर्स लगाते हैं तो ये चपा, मतलब दूरी चेंज हो गई, ये रिजिड बॉडी नहीं है। लेकिन अगर ईटा को चापे दो पार्टिकल्स के बीच का दूरी कांस्टेंट होगा, दैट इज रिजिड बॉडी। अब अलग अलग शेप के रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहां होता है? यूनिफॉर्म रॉड का मिड पॉइंट ऑफ द रॉड, सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ द रिंग, सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ द डिस्क, क्यूबिकल ब्लॉक का जहां पर डायगोनल कट करती है, जहां पर डायगोनल आपस में कट करेगा वहां पर इसका होगा सेंटर ऑफ मास, जब वो डायगोनल कट। अगला, सिलेंडर का एक्सिस के बीच में, सिलेंडर के एक्सिस के बीचों बीच मिड पॉइंट पे। सॉलिड कोन का क्या होता है? ऊपर को बोलते हैं एपेक्स, चोटी, हेड। एपेक्स से 3/4 पर, मतलब 75% पे, क्योंकि नीचे मोटा है, नीचे से 25%, ऊपर से 75% पे। ट्रेंगुलर लेमिना का, वेयर मीडियंस कट, एक ट्रेंगुलर लेमिना का जहां पर मीडियन कट कर दे, ये मिला और ये मिला, जहां पर मीडियन कट करेगा दैट इज सेंटर ऑफ मास। लास्ट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है?
द पॉइंट वेयर होल वेट ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड। एक ऐसा पॉइंट जहां पर सारा वेट कंसंट्रेट होता है, जहां सारा वेट, जैसे किसी बॉडी को उंगली से अगर हम बैलेंस कर दें, ऐसे करके बैलेंस अगर हम कर ले, तो जहां पर सारा वेट एक बिंदु पर कंसंट्रेट हो जाएगा, दिस इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो रोटेशनल मोशन एक बहुत अच्छा टॉपिक था। सेंटर ऑफ मास नोट्स बनाने के पर्पज से मैंने पूरा वीडियो आपका शूट किया है, आप इसका नोट्स बना सकते हैं। सेंटर ऑफ मास क्या है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्या है, इक्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या बोलता है, अलग अलग शेप के रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहां होती है। तो नोट्स के पर्पज से, रिवीजन के पर्पज से मैंने आपको वीडियो देता हूं, और सेंटर ऑफ मास का एक फुल वीडियो, मतलब इतना ही आपको सीबीएसई या किसी भी बोर्ड में देखना है। फिर मिलते हैं इसके आगे टॉपिक टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम के साथ। थैंक यू।